हेलो, मैं डॉक्टर विशाल गोले हूँ। मैं आनंद ग्लोब हॉस्पिटल सिलीगुड़ी में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी डिवीजन में बेसिकली किडनी डिजीज़ को ट्रीट करने वाला डॉक्टर। तो ये आप लोगों का जनरल अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को थोड़ा किडनी डिजीज़ और किडनी का फंक्शन के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया जाएगा, जो कि आप लोग अपने घर में आराम से बैठ के देख सकते हैं। तो बेसिकली किडनी जो है वो हम लोग के ऑर्गन्स में गुर्दा जो बोलते हैं हिंदी में कॉमन लैंग्वेज में हमारे पास दो किडनियाँ होते हैं, जिसका ऑल्दो ये दोनों ऑर्गन्स थोड़ा छोटे ऑर्गन है, बट इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। तो अगर हम फंक्शंस को गिनेंगे तो इसमें एक तो है एक्सक्रीटरी फंक्शन, मतलब किडनी से बॉडी से खराब चीज़ें बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें जितने भी शरीर के डे टू डे एक्टिविटीज़ में जमा होने वाले जो खराब पदार्थ है, बाई प्रोडक्ट्स या मेटाबोलाइट्स है, उसको बॉडी से निकालने का मेन फंक्शन होता है किडनी का। और इसको छोड़ के बाकी फंक्शंस में आपका ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। किडनी को ब्लड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम में सबसे सेंटर एक ऑर्गन के रूप में माना जाता है। जिनका किडनी खराब होता है उसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का, दैट इज ब्लड प्रेशर कंट्रोल। उसके बाद बाकी आपकी जो सिंथेटिक फंक्शन है, दैट इज सिक्रीट कर प्रोड्यूस करने वाला फंक्शन, जिसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जो आपकी हीमोग्लोबिन को बढ़ा के रखने वाला, दैट इज आपकी जो ब्लड लेवल जो होता है हीमोग्लोबिन उसको बढ़ा के रखने वाला एक फंक्शन होता है। फिर बोन को स्ट्रॉन्ग करने वाला, बोन डिजीज जो बोलते हैं किडनी डिजीज में, तो कैल्शियम फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म में इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और बोन्स को ये स्ट्रॉन्ग रखते हैं। इसको छोड़ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें किडनी का रोल होता है। तो ऑल्दो ये स्मॉल ऑर्गन्स है, बट इसका ओवरऑल बॉडी सिस्टम मेंटेनेंस में बहुत सेंट्रल रोल होता है। इसीलिए जब ये ऑर्गन्स खराब होते हैं तो पेशेंट्स लोगों का ओवरऑल जनरल हेल्थ खराब हो जाता है, बिकॉज ये आइसोलेटेड ऑर्गन्स नहीं है। तो किडनी डिजीज, ये क्रॉनिक किडनी डिजीज जो होता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किडनी डिजीज है, जिसमें किडनी क्रॉनिकली डैमेज होता है, दैट इज परमानेंट एक टाइप का डैमेज हो जाता है। और इंडिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ किडनी डिजीज में डायबिटीज और हाइपरटेंशन, जो कि अभी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ये कॉमन कॉजेज हैं। जिनको डायबिटीज हाइपरटेंशन होता है उनमें किडनी डिजीज होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है, और ओवरऑल किडनी डिजीज में डायबिटीज हाइपरटेंशन पेशेंट्स लोगों का पार्ट ज़्यादा होता है। सो ये क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या है, इसमें बेसिकली किडनी फंक्शन, जितने भी अभी फंक्शन गिना है उसमें से खराबी आना शुरू हो जाता है, दैट इज जो उनका फंक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो जितने भी मेटाबोलाइट्स टॉक्सिन्स है ये बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जो कि हम लोग यूजुअल ब्लड टेस्ट में क्रिएटिनिन, यूरिया करके मेजर करते हैं। ऑल्दो यूरिया क्रिएटिनिन मेन मेटाबोलाइट्स नहीं है, बट ये एक रफ आइडिया होता है कि बॉडी में होती है ये मेटाबोलाइट्स का लेवल बढ़ रहा है। तो इसलिए किडनी डिजीज पेशेंट्स में हम लोग यूजुअली यूरिया क्रिएटिनिन करके 2 टेस्ट करते हैं। इसमें अगर वो इंक्रीज होता है तो किडनी डिजीज हो गया करके मानते हैं हम लोग। तो किडनी डिजीज का मतलब सिनोनिमस किडनी फेलियर नहीं है। किडनी फेलियर जो होता है, रीनल फेलियर, वो किडनी डिजीज का एक छोटा सा पार्ट होता है, जिसमें किडनी फंक्शन सर्वाइवल के साथ कॉम्पैटिबल नहीं होता है, तो इतना कम हो जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाते। सो इसको क्रॉनिक रीनल फेलियर बोलते हैं, जो कि आजकल जनरल यूज नहीं किया जाता है टर्म। सो इसको हम लोग यूजुअली क्रॉनिक किडनी डिजीज दैट इज CKD करके बोलते हैं। तो इसको हम लोग स्टेजिंग करते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 और 5, डिपेंडिंग ऑन उनकी क्रिएटिनिन लेवल कितना है, और बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं जिसमें हम लोग इसको डाल के फिर एक पेशेंट को स्टेज करते हैं। सो एज पेशेंट लोग स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 में प्रोग्रेस करते रहते हैं, किडनी फंक्शन उतना खराब होते रहते हैं, और स्टेज 5 जो है ये यूजुअली एंड स्टेज रीनल डिजीज बोलते हैं इसको, जिसमें पेशेंट्स को रिप्लेसमेंट थेरापी लेने का एक टाइम आ जाता है। सो किडनी डिजीज पेशेंट्स का कॉमन सिम्टम क्या होता है, उनका पेशेंट को जनरल एक इल फीलिंग होता है, वो हेल्दी फील नहीं करते हैं, उनका हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, खाना रुचि कम होने लगता है, नींद कम होता है, इचिंग होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, उसके बाद खाने एक जनरली सुस्त लगना, पाँव फूलने लगना, यूरिन आउटपुट में कमी या बढ़ोतरी होना, तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं जो किडनी डिजीज पेशेंट में होते हैं। तो आफ्टर यू क्रॉस 40, और स्पेशली अगर आपको डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार एनुअली अपना हेल्थ चेकअप करें, सो दैट ये सारा सिम्टम होने से पहले ही डिटेक्ट किया जाए, जिसमें आपको ठीक से ट्रीटमेंट किया जाए। क्योंकि एक बार किडनी डिजीज स्टार्ट होता है तो ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज होता है, बिकॉज ये बढ़ता ही रहता है। तो देयर आर लॉट ऑफ ड्रग्स जो अवेलेबल है जिसको हम दे सकते हैं इसको स्लो डाउन करने के लिए, बट जनरली ये स्लोइंग डाउन हो जाता है एक बार डिजीज स्टार्ट हो जाएगा तो।
इसका मतलब एक बार शुरू हो गया तो रुकने वाला नहीं है। तो उसके पहले ही आप करेंगे तो केयरफुली अगर आप अपना हेल्थ केयर करेंगे तो दैट इज मोर वाइज। तो किडनी को बचाने के लिए आपको ठीक अमाउंट में पानी पीना, एटलीस्ट 7 to 8 ग्लासेस इन अ डे, लो सॉल्ट डाइट खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल, वजन बढ़ने नहीं देना, डेली एक्सरसाइज करना, कोई भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, पेन किलर्स, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग्स नहीं खाना। तो ये जनरल चीज़ें हैं जिससे आप अपना किडनी को सेफ रख सकते हैं। तो टाइमली एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास या जो डॉक्टर्स किडनी डिजीज ट्रीटमेंट में एक्सपीरियंस है उनके पास जाना चाहिए वंस यू हैव हाई यूरिया क्रिएटिनिन और जिनको किडनी डिजीज है, सो दैट इसको हम लोग स्लो डाउन कर सकें। क्योंकि अगर इस समय में आपको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा तो आप एंड स्टेज रिनल डिजीज में पहुंच जाएंगे, जिसमें आपको रिनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का टाइम आएगा। तो रिनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इज रिप्लेसिंग द किडनी। तो इसमें या तो आप किडनी को रिप्लेस करें नेचुरली, जिसको हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं, या कोई आर्टिफिशियल वे में आपको किडनी का फंक्शन को टेक ओवर करना पड़ेगा, जिसमें एक ब्लड ट्रीटमेंट होता है जिसको हम लोग हीमोडायलिसिस बोलते हैं, और एक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है जिसको कॉमन पार्लेंस में होम डायलिसिस बोल के जाना जाता है इस एरिया। ये प्रोसेस इन बिटवीन चलता रहेगा डिपेंडिंग ऑन कितने बार आप उसको कर रहे हैं। तो रिकमेंडेशन के हिसाब से हीमोडायलिसिस जो है आपको आपके लिए 3 बार करना होता है। बट इंडिया में देयर आर कई सारे ट्रायल हुए जिसमें बताया जाता है कि ट्वाइस अ वीक में भी पेशेंट को हम लोग ट्राई कर सकते हैं, बट थ्राइस अ वीक डायलिसिस रिकमेंडेशन होता है। तो इसमें पेशेंट्स को हॉस्पिटल सेटिंग में आना पड़ेगा, डायलिसिस लेना पड़ेगा और घर जाना पड़ेगा। तो ये हुआ हीमोडायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में एक स्पेशल टाइप का ट्यूब पेट के अंदर डाला जाता है और प्यूरिफाइड वाटर को पेट के अंदर डाल के 4-5 घंटे उसको रख के फिर मैला पानी को फेंक के, ऐसा प्रोसेस दिन में 2-3 बार चलता है। तो इसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे आपको किडनी फंक्शन टेक ओवर किया जाता है। बिकॉज अगर एंड स्टेज रिनल डिजीज हो गया और आप किडनी रिप्लेसमेंट में नहीं गए तो इसमें सर्वाइवल नहीं हो पाता है, बिकॉज किडनी इज अ वाइटल ऑर्गन है, उसके बिना सर्वाइवल मुश्किल होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पेशेंट्स डायलिसिस पे है वो अपना डायलिसिस रेगुलरली करें। उसके बाद जो दवाइयाँ वगैरह दिए जाते हैं वो रेगुलरली ले, सो दैट उनका हेल्थ जितना हो सके ऑप्टिमम किया जा सके। तो दीज आर दी यूजुअल ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर पीपल ऑन किडनी डिजीज। खाने पीने को लेके किडनी का पेशेंट्स लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि आखिर खाए क्या हो। तो इससे पहले कि मैं एडवाइस करूँ, हमेशा ये एडवाइजेबल रहेगा कि आप कोई एक्सपीरियंस डाइटिशियन के पास जाके अपना अच्छे से डाइट चार्ट बनवा लें। बिकॉज बोलना, सुनना और समझने में बहुत फ़र्क होता है, बट अगर आपके पास डाइटिशियन की सुविधा है पास में तो हमेशा उनका हेल्प लेना चाहिए। तो एज अ ग्रॉस अगर आप ग्रॉसली ले लें, स्पेसिफिक्स पे नहीं जाएंगे, तो इसमें आप लोगों को थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, थोड़ी चीज़ें खानी होती है, थोड़ी चीज़ें अवॉइड करनी होती है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 फेजेस में। एक है कि जो पेशेंट्स डायलिसिस नहीं ले रहे हैं, और दूसरा जिनका रीनल फेलियर है और जो पेशेंट डायलिसिस ले रहे हैं। और प्रोटीन जो होगा वो अराउंड 0.8 ग्राम पर किलोग्राम। तो ये इस हिसाब से होगा। जनरली इसका मतलब है कि प्रोटीन क्वांटिटी कम होना चाहिए शायद खाने में। तो ये होगा पेशेंट जिनको डायलिसिस नहीं चल रहा है। तो इसमें आपको रिकमेंडेड है कि जो सॉल्ट इंटेक है, नमक का इंटेक, वो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 ग्राम के बीच में होना चाहिए। 2 से 3 ग्राम सॉल्ट का मतलब होता है कि जो छोटा चाय का चम्मच है, टी स्पून, उसके बराबर पानी, उसके बराबर जो नमक है वो आपका दिन भर के खाने में होना चाहिए। सो सॉल्ट हमेशा रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अगर सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो इससे एक तो है कि सॉल्ट इज इक्वल टू फ्लूइड आइडियली। तो अगर सॉल्ट ज़्यादा होगा तो शरीर में फ्लूइड का क्वांटिटी ज़्यादा होगा, फिर पेशेंट्स का पाँव फूलने लगेगा। ऑल्दो इनका यूरिन आउटपुट ऑलरेडी थोड़ा कम होने लगता है किडनी डिजीज के साथ, तो पाँव फूलने लगेगा। इसका मतलब है कि बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा, तो इससे बाकी ऑर्गन्स में स्ट्रेस होगा, स्पेशली हार्ट। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पेशेंट को आइडियल फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस में मेंटेन करना है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि सॉल्ट कम होना चाहिए। तो 2 ग्राम से 3 ग्राम तक सॉल्ट होना चाहिए। अगर सॉल्ट ठीक से नहीं ले रहे तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ये इंपॉर्टेंट कॉज है ब्लड प्रेशर एलिवेशन के लिए। और सॉल्ट के साथ साथ खाने पीने में प्रोटीन की भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा प्री डायलिसिस पेशेंट में। तो जो हाई प्रोटीन कंटेनिंग फूड है, स्पेशली रेड मीट, ग्राम्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, इसको थोड़ा सा क्वांटिटी में कम करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स अवॉइड करना चाहिए। फॉस्फोरस कंटेनिंग फूड और पोटेशियम कंटेनिंग फूड अवॉइड करना चाहिए। तो पोटेशियम कंटेनिंग फूड में से जो कॉमन फूड आइटम्स है, जैसे कि आपका लेमन, सिट्रस फ्रूट्स हो गया, ऑरेंज, बनाना, कोकोनट, दे आर हाई पोटेशियम कंटेनिंग फूड, तो यू हैव टू अवॉइड ऑल दिस फूड।
और जो ड्राई फ्रूट्स या जो लेग्यूम्स पल्सेस है उसको भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए बिकॉज दे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोरस. So you will have to start avoiding oil as well in food क्योंकि atherosclerosis that is cholesterol deposition disease एक कॉमन कॉज है डेथ के लिए पेशेंट्स में. ये लोग ज़्यादातर हार्ट डिजीज की वजह से पेशेंट लोग सर्वाइव नहीं करते. तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग फूड का क्वांटिटी कम हो खाने में. तो तेल जो है वो आपको 6 से 7-8 चम्मच दिन में उतना होना चाहिए खाने में. तो लेस अमाउंट ऑफ फूड ड्राई मतलब रिच फूड अवॉइड करना चाहिए. तो ये हुआ आपका प्री डायलिसिस पेशेंट में. बट वंस यू आर ऑन डायलिसिस, अगर आप डायलिसिस पे चले गए तो आप डेली डायलिसिस के थ्रू बहुत हाई क्वांटिटी में प्रोटीन यूज करते हैं. तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका प्रोटीन क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा आफ्टर डायलिसिस. तो जो 0.8 ग्राम पर किलोग्राम पर डे का जो प्रोटीन था वो बढ़ के 1.2 to 1.4 ग्राम पर किलोग्राम हो जाएगा. दैट इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 80 to 90 ग्राम फॉर अ 60 किलोग्राम पर्सन. तो 80 to 90 ग्राम प्रोटीन इज क्वाइट हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो कि हम लोग इंडियन डाइट में नहीं होता है. सो वंस यू आर ऑन डायलिसिस या तो आप प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करें. आप एग्स खा सकते हैं, एग वाइट, एग यॉक नहीं खाना चाहिए, एग वाइट खाएं. उसके बाद अदर अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन, चिकन खा सकते हैं, फिश, स्मॉल टाइप ऑफ फिशेस खा सकते हैं, या स्पेशली डिजाइन प्रोटीन सप्लीमेंट्स मिलते हैं दैट यू कैन टेक हेल्प ऑफ दोज थिंग्स. So once you're on dialysis, the stringent diet is not required to certain extent, especially अगर आप पहले से restricted diet ले रहे हैं. But it does not mean कि आप सब कुछ खाएं जो आपको नहीं खाना चाहिए. So especially जो हमने अभी पहले बताया पोटेशियम और फॉस्फोरस कंटेनिंग डाइट, you should try to avoid it. एक दूसरा गलत धारणा ये जनरली होता है कि किडनी पेशेंट्स को प्रोटीन कम खाना चाहिए. तो दिस इज ऑल डिराइव फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर. तो वेस्ट में जहाँ पे लोग बहुत हाई अमाउंट में प्रोटीन खाते हैं, उनका डेली मीट कंजम्पशन, डेली प्रोटीन कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होता है. फॉर दोज पॉपुलेशन इट इज रिकमेंडेड दैट एज अ ब्लैंकेट सबके लिए प्रोटीन कम खाने के लिए. बट इंडिया में जहाँ पे ज़्यादा वेजिटेरियनिज्म फॉलो होता है, जहाँ पे प्रोटीन इंटेक वैसे ही कम होता है, अगर ये लोग प्रोटीन इंटेक और कम कर देंगे तो दे विल गो इनटू समथिंग नोन एज प्रोटीन एनर्जी वेस्टिंग सिंड्रोम, जो कि एक बहुत खराब कॉम्प्लिकेशन है इन पीपल हु आर ऑन क्रॉनिक किडनी डिजीज एंड ऑन डायलिसिस. तो मैलनरिशमेंट में कभी भी पेशेंट को नहीं ढकेलना चाहिए बिकॉज इट इम्पेयर्स द सर्वाइवल. इससे सर्वाइवल में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. सो डू नॉट फॉलो डाइट विदाउट एनी सुपरविजन. अगर आप लोग सच में कोई डाइट प्लान में जाना चाहते हैं किडनी पेशेंट्स को, या तो कोई डॉक्टर का हेल्प लीजिए, या इससे बेटर है कि आप कोई न्यूट्रिशनिस्ट जो पास में डाइटिशियन है उनके पास जाके prepare a diet chart and follow it rather than doing something which is not good and which is not advisable.